हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है 10th क्लास बायोलॉजी का, वो है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में हमने डाइजेशन वगैरह पढ़ रखा है, प्रकाश संश्लेषण पढ़ रखा है। अब डाइजेशन के बाद यानी कि जो हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था डाइजेशन, और उसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन शुरू करने से पहले हम ये बात करेंगे कि जो रेस्पायरेशन होता है वो होता क्यों है, या हम रेस्पायरेशन करते क्या हैं, करते क्यों हैं। जैसे कोई भी जीव है वो आखिर सांस लेता क्यों है, सांस लेने की क्या ज़रूरत है, और क्या हम जो है इन्वायरमेंट से वायु को अपने अंदर लेकर के जाते हैं, और जो हमारे अंदर वायु होता है उसको हम बाहर निकालते हैं। क्या यही इसीलिए हम जो है वायु को अपने अंदर ले जाते हैं कि क्यों बाहर निकालने के लिए ही, या इसका कुछ और ही काम है। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर रेस्पायरेशन हम करते क्यों हैं। तो एक जो फ्लो चार्ट है, उस चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हम आखिर रेस्पायरेशन करते क्यों हैं, हर जीव को रेस्पायरेशन की आवश्यकता क्यों होती है। तो जैसे पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में हमने पढ़ रखा था कि जो न्यूट्रिशन होता है उसमें पहले हम क्या करते हैं, फूड इनटेक करते हैं, यानी कि भोजन को हम ग्रहण करते हैं, लेते हैं। और जब भोजन लेते हैं उसके बाद ये स्टमक में जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, भोजन का डाइजेशन होता है, भोजन का पाचन होता है। अब पचे हुए भोजन का फिर एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद देखो, जब एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन में जो भोजन होता है, भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। अब एब्जॉर्प्शन जब उसका हो गया, यानी कि अवशोषण हो गया, अब वो ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से, यानी कि ब्लड के माध्यम से वो बॉडी के हर कोशिका, हर सेल तक पहुंचा दिया जाता है। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एब्जॉर्प्शन हुआ, अब ये ब्लड स्ट्रीम में गया जो ग्लूकोज है, और ये ग्लूकोज जो है वो पहुंच गया, ये एक सेल, ये कोशिका का स्ट्रक्चर हमने बना रखा है, जो एक नॉर्मली ऐसे ही समझाने के लिए बनाया है। यहाँ पर जो देखेंगे ये क्या होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म, यानी कि एक लिक्विड फॉर्म में होता है ये, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। हिंदी में इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब यहाँ पर ग्लूकोज पहुँच चुका है। अब ग्लूकोज अभी भी हमें क्या होगा, ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिल सकती है। हमने भोजन किया, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, और हमें ग्लूकोज मिला, लेकिन फिर भी अब हमें ऊर्जा प्राप्त उससे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी एक जो आगे का स्टेप होना है, अगर वो स्टेप नहीं होता है तो उससे हमें ऊर्जा नहीं मिल सकती है। आगे का स्टेप क्या है, जैसे यहाँ पर ग्लूकोज है, और ये क्या है, ये है ऑक्सीजन। अब ग्लूकोज का जो कंबशन होता है, यानी कि जो उसका दहन होता है, वो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यानी कि जो ग्लूकोज से जब एनर्जी रिलीज कब होता है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का दहन होता है, तब यहाँ से ऊर्जा रिलीज होती है, और वही ऊर्जा जो है वो हमारे बॉडी के काम आती है। हमारे बॉडी जो है उस ऊर्जा का उपयोग करता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम भोजन जो हमने किया है उससे हमें ग्लूकोज मिला है। अब ग्लूकोज का जो दहन होना है वो किसकी उपस्थिति में, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही क्या हो सकता है, ग्लूकोज का दहन हो सकता है। अब बात करेंगे, हमने भोजन तो किया, क्या भोजन में जो है ऑक्सीजन था, तो कहेंगे वो तो ऑक्सीजन था ही नहीं, भोजन से तो हमें केवल और केवल ग्लूकोज ही प्राप्त हुआ है। अब ग्लूकोज प्राप्त हुआ है तो ग्लूकोज का भाई दहन भी होना चाहिए, तभी हमें क्या मिल सकता है, ऊर्जा मिल सकती है। अब ऑक्सीजन चाहिए उसके दहन के लिए, तो ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ से, तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण से मिलेगा। और वो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगा कैसे, तो वो ऑक्सीजन जो है जाने का एक माध्यम जो है वो है रेस्पायरेशन, यानी कि श्वसन के माध्यम से वो क्या है, ग्लूकोज के साथ जो है, मतलब ये ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज तक पहुंचेगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि हम आखिर रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन क्यों करते हैं। तो आगे हम फिर देखते हैं कि ये श्वसन, ये रेस्पायरेशन होता क्या है। श्वसन एक उपापचयी यानी कि मेटाबॉलिक प्रक्रिया है जो सभी जीवों में होती है। यानी यह जो प्रक्रिया है वो सभी जीवों में होगी, चाहे वो छोटा जीव हो, एक कोशिकीय जीव हो, बहुकोशिकीय जीव हो, बड़ा जीव हो, चाहे जो वो जीव है अगर तो उसमें रेस्पायरेशन हो गई। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो जीवों के कोशिकाओं के भीतर
होती है। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो जीवों के कोशिकाओं के भीतर होती है। यहाँ पर देखेंगे ये जो है वो प्रक्रिया कहाँ होती है, वो कोशिका के भीतर होती है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ पे ग्लूकोज कहाँ पे आया है, ग्लूकोज आया है कोशिका में। अब इसी कोशिका के अंदर क्या हो रहा है, ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है, ग्लूकोज का दहन हो रहा है। फिर वहां से क्या मिलती है, ऊर्जा। ऊर्जा जो मिलती है वो किस रूप में, हमें एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग कोशिकाएं विभिन्न कार्यों को करने के लिए करती हैं। यानी कि यहाँ से अब क्या हुआ, ग्लूकोज का विखंडन हुआ और ऊर्जा मिली, और उस ऊर्जा का उपयोग जो है वो विभिन्न कार्यों को करने के लिए और इसका उपयोग करता है। अब इसमें आता है कि क्या श्वसन एक ही प्रकार का होता है या केवल श्वसन ही है, तो हम कहेंगे नहीं। श्वसन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। श्वसन दो प्रकार का कौन सा, एक को हम वायवीय श्वसन कहते हैं, इंग्लिश में इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और दूसरा जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अवायवीय श्वसन। अब ये वायवीय श्वसन क्या होता है, वायवीय श्वसन उसे कहते हैं जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि जब ऑक्सीजन मौजूद होता है उस कंडीशन में जब रेस्पिरेशन होता है तो उसे हम कहते हैं वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, यानी कि जिस टाइम पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता है वहां पर जब रेस्पिरेशन होता है तो उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्वसन के प्रकार वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यह कोशिकीय श्वसन का एक प्रकार है जो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि ये जो रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है वो एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब ये लगातार क्या होती है, चलती रहती है, ये रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं हम क्या, यह एक सतत प्रक्रिया है जो जंतुओं और पौधों की कोशिकाओं में होता है। यानी कि जो जंतु होते हैं और पौधे होते हैं उनकी कोशिकाओं में ये होता है। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन। अब ग्लूकोज का क्या होता है, यहाँ पे विखंडन होगा तो हमें 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, जल मिलेगा और प्लस ऊर्जा। तो जब ग्लूकोज का विखंडन होगा किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यहाँ से रिलीज क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और जल रिलीज होगा। उसके बाद ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में यहाँ से रिलीज होती है। अब यहाँ अवायवीय श्वसन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। यह एक कोशिकीय श्वसन का प्रकार है, यानी कि जो यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे हमारी बॉडी जो है, यानी कि जो चीज़ें हमको आँख से दिखाई दे रही है वो क्या है, वो बहुकोशिकीय है। लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिल करके क्या है, हमारा जो शरीर है वो बना हुआ है। लेकिन ये जो अवायवीय श्वसन होता है वह किस में होता है, एक कोशिकीय श्वसन का प्रकार है। एक कोशिकीय श्वसन का प्रकार है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए होता है। यानी कि यह भी जो एक प्रकार से कह लीजिए कि ये भी कोशिकीय श्वसन का एक जो है प्रकार है, वो कब होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए होता है। तो ग्लूकोज है और ग्लूकोज जो है वो सीधा टूटता है, इसका विखंडन होता है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है, तो इससे क्या बनता है, इससे एल्कोहल बनेगा। उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज होगा और क्या, ऊर्जा एटीपी के रूप में हमें मिलता है। तो एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही कंडीशन में ऊर्जा क्या होती है, रिलीज होती है। लेकिन जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ऊर्जा जो है वो अधिक मात्रा में मिलती है, किसकी तुलना में, एनारोबिक रेस्पिरेशन की तुलना में। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि रेस्पिरेशन, पहले तो हमने ये समझा कि हमें सांस क्यों लेना चाहिए या हमें सांस लेने की ज़रूरत क्या है, तो वो चीज़ हमने इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा दिया। उसके बाद हमने बात किया कि जो है रेस्पिरेशन होता है वो उसे यानी कि रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, और जो रेस्पिरेशन होते हैं उसके प्रकार कितने हैं, दो प्रकार के रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।